नमस्कार। खबर फास्ट पर आपका डॉक्टर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। भागदौड़ भरी जिंदगी के कारण आजकल कमर, गर्दन और जोड़ों के दर्द की समस्या काफी आम हो गई है। कुछ सालों तक हम ये देखते थे कि ये समस्याएं बस उम्र दराज लोगों को ही होती थी, लेकिन बदलते रहन सहन, खान पान और खराब दिनचर्या से ये बीमारी आजकल हर उम्र के लोगों में फैलने लगी है। हमारे शरीर के बेहतर काम करने और चलने फिरने के लिए प्रत्येक जोड़ का काफी योगदान रहता है और खास तौर पर सर्दी के मौसम में लोगों को गर्दन और कमर में दर्द की शिकायत ज्यादा रहती है। अक्सर लोगों को ये लगता है कि ये दर्द बढ़ती सर्दी की वजह से हो रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं कि कमर और गर्दन के दर्द की वजह सिर्फ सर्दी ही नहीं है, बल्कि आपका गलत पोस्चर भी हो सकता है, जिसे अगर आप और हम गर्दन या कमर का दर्द कहते हैं, वो सर्वाइकल पेन है। ये एक इसकी कह सकते हैं कि टेक्निकल टर्म है, जिसे हम आम भाषा में ये सोचते हैं कि ये बढ़ती सर्दी की वजह से हो रहा है, लेकिन ये एक तरीके से सर्वाइकल पेन होता है, जिसके लिए आपका बैठना और काम करने का तरीका एक तरीके से जिम्मेदार होता है। इसके अलावा गलत मुद्रा में सोने से भी सर्वाइकल एक तरीके का स्पॉन्डिलाइसिस होता है और इसमें गर्दन से रीढ़ की हड्डी तक ये दर्द होता है। और कमर, गर्दन और जोड़ों के दर्द के बारे में आज हम आपका डॉक्टर में बात करेंगे और आयुर्वेदिक इलाज के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। इसकी जानकारी हमें देंगे डॉक्टर आयुर्वेदिक संजय जाखड़ जी। उनसे हम जानेंगे कि आयुर्वेदिक पद्धति के अनुसार किस तरीके से गर्दन, कमर और जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाया जा सकता है। तो चलिए डॉक्टर से आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ डॉक्टर जुड़ गए हैं, संजय जाखड़ जी। संजय जाखड़ जी, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आपका डॉक्टर में। नमस्कार मैडम। नमस्कार जी, प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और कई सवाल गर्दन, कमर और जोड़ों के दर्द से हम आपसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले हम कमर दर्द की बात करते हैं, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि बढ़ती ठंड में कमर के दर्द और जोड़ों के दर्द की आम समस्याएं लोगों को होती है। तो कमर के दर्द, इसके कारण सबसे पहले जानना चाहेंगे और ये कितना घातक हो सकता है। हमें समय रहते तुरंत इसका डॉक्टर से इलाज करवाना चाहिए, लेकिन आयुर्वेदिक तरीके से अगर हम इलाज जानना चाहें तो इन बीमारियों के क्या कुछ इलाज हो सकते हैं। लेकिन कमर दर्द के पहले अगर हम लक्षण शुरुआत में जानना चाहें तो वो लक्षण क्या हो सकते हैं जो कि आगे चलकर घातक हो सकते हैं। देखिए प्रीति जी, सबसे पहले तो जितने खबर फास्ट के दर्शक हैं मैं उन सबको नमस्कार करता हूँ जी। और अमूमन जो है आपने कमर दर्द से शुरू किया, आज के दिन बहुत भयंकर समस्या है। जितना मॉडर्नाइजेशन के दौर जब शुरू हुआ तो हम लोगों ने जितनी सुख सुविधाएं जो लेनी शुरू की, शारीरिक श्रम जो हमने कम करना शुरू किया, पसीना हमने शरीर से निकालना ही बंद कर दिया जी। तो बैड पॉस्चरिंग है और आपका लाइफस्टाइल इसके लिए बहुत जिम्मेदार है जी। आयुर्वेद में क्या होता है, आहार और विहार दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जी। और इसके ऊपर पूरा चैप्टर है जी। तो मैं तो बल्कि अपने दर्शकों को ये कहना चाहूंगा कि वो जरूर पढ़ें, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर बीमारियां अगर आती हैं तो वो आपकी आहार और विहार से ही है। आहार का मतलब है क्या चीजें आप खाते हैं। हमने अपना जो पुराना जो खाने के जो तरीके थे वो सारे बदल दिए। जितने हमारे मॉडर्न जितने जो फास्ट फूड, जंक फूड की तरफ, कोल्ड ड्रिंक्स की तरफ हम जितना हम गए, उतनी हमने बीमारियां ज्यादा मोल ली। और बिहार के अंदर जो हमारे रहने सहने का जो तरीका था, जो पॉस्चरल, जो सारा दिन आपके जितने ऑफिस में बैठे रहते हैं, बैंकिंग है या आपके जितने और जो जिनके मॉर्निंग से लेकर रात तक के जो ऑफिस रहते हैं, तो एक ही पोस्चर में जब हम बैठते हैं तो उसका नतीजा ये आता है कि एक ही तरह की मांसपेशियों के ऊपर खिंचाव आता है और एक ही तरह की मांसपेशियों से खिंचाव आएगा तो आपको कमर दर्द एक स्वाभाविक है। मैं काफी समय से 28 साल हो गए मुझे प्रैक्टिस करते हुए, तो जितने भी जिन लोगों की लॉन्ग सिटिंग है तो उनको आप स्वस्थ जो कह रहा है कि मैं स्वस्थ हूँ, आप उससे भी जब आप बात करेंगे तब भी वो ये एग्री करेगा कि जी मुझे कमर में तकलीफ तो रहती है। अब कहाँ दिक्कत आती है कि आप उन चीजों को इग्नोर करना शुरू करते हैं। इनिशियली क्या है कि बैकएक को आप सिंपल दर्द है, उसको दर्द के लिए पेन किलर ले ली और आपने काम चला लिया। नतीजा क्या होता है मैं सिर्फ 7 सेकंड के अंदर बता देता हूँ किस तरह से चीजें होती हैं। सबसे पहली शुरुआत आती है आपकी मांसपेशियों को लूजनिंग आती है, मांसपेशियों में खिंचाव आता है। जब मांसपेशियों के ऊपर खिंचाव आएगा तो और हम इग्नोर अगर करेंगे तो फिर आपका रीढ़ की हड्डी के ऊपर दबाव आना शुरू होता है और अल्टीमेटली जब रीढ़ की हड्डी अपनी जगह छोड़ जाती है, जैसे आपने डिस्क प्रोलैप्स का नाम सुना होगा, रीढ़ की हड्डी जो अपनी जगह छोड़ चुकी है, तो नतीजा उस रीढ़ की हड्डी के छोड़ने की वजह से क्या होगा कि आपकी जो पैरों की नसें जो निकलती हैं उनके ऊपर दबाव बनता है और वो शाटिका एक कॉमन शब्द है, हमारे दर्शक ये जानते हैं, आप भी जानते हैं कि शाटिका है।
तो ऐसे में क्या होता है कि जो कमर से रीढ़ की हड्डी की दबाव की वजह से जो पैर की नसों के ऊपर जो दबाव बनता है उसको सियाटिका कहा जाता है। जी कमर दर्द से शुरू होगा, अल्टीमेटली वो रेफरल पेन आना शुरू हो जाता है, आपके पैरों में दर्द आना शुरू हो जाएगा, और जब हम संभलते हैं तब तक वो देर हो चुकी होती है, वो एक परमानेंट डिफेक्ट में कन्वर्ट चीजें हो जाती हैं। फिर हम दौड़ते रहते हैं, कभी इस डॉक्टर के पास, कभी उस डॉक्टर के पास। तो मेरा निवेदन ये है कि जितने भी हमारे दर्शक ये प्रोग्राम देख रहे हैं, वो अर्ली स्टेज के ऊपर इसको इग्नोर ना करें, वो उसी टाइम अपना प्रॉपर डॉक्टर के पास जाके उसका इलाज करवाएं, जिससे कि आप इस गंभीर समस्या में ना पड़ पाए। जी, इस बीच हम अपने दर्शकों को याद दिला दें कि वो भी इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगले आधे घंटे लगातार हमारे फ़ोन नंबर्स टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होते रहेंगे। इन नंबर्स पे कॉल करके आप भी डॉक्टर से अपनी समस्या का समाधान जान सकते हैं, इलाज जान सकते हैं। नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। तो सर, यहाँ पर जिस तरीके से आप बता रहे हैं कमर दर्द की, जिसे हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए, तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, लेकिन हम अपने स्तर पर अगर हमें थोड़ा बहुत भी लग रहा है, इस तरीके की फीलिंग आ रही है कि थोड़ी बहुत शिकायतें हो रही है कमर में दर्द की, तो हम अपने तरीके से क्या खुद कुछ इलाज कर सकते हैं? घरेलू नुस्खे की अगर बात करें तो क्या हम उसके जरिए भी इलाज कर सकते हैं अपना इनिशियल स्टेज पर? जी बिल्कुल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने पोस्चर्स की तरफ ध्यान रखना पड़ेगा। जी एक अष्टांग योग तो बहुत गहरा शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। जी यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, जी ये 8 अंग कहे गए हैं। अब एक्चुअली दिक्कत कहाँ है कि हमने जो अपनी जो पुरानी जो धरोहर जो थी, जिसमें हर चीज के हाउ टू लिव, हमारा क्या लाइफस्टाइल होना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, हमने उन चीजों को इग्नोर कर दिया, और नतीजा ये है कि आज के दिन इस तरह की परेशानियों से हम सामना कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर आप अपने पोस्चर की तरफ ध्यान देते हैं, एक चीज। दूसरी बात, आप रेगुलर आप एक्सरसाइजेस का, योग, प्राणायाम, ये दोनों चीजें अगर आप अपने जीवन शैली में शामिल करते हैं, तो मैं ये समझता हूं कि किसी भी तरीके से इस दर्द से हम बच सकते हैं। दूसरी चीज, अब आपने बात की होम रेमेडी की, जी आपके अपने किचन के अंदर बहुत बेहतरीन चीज है। जी आपके अपने किचन के अंदर हल्दी है। हल्दी जैसी अमृत मेरे ख्याल में कहीं नहीं हो सकती, और हल्दी को आयुर्वेद में औषधि कहा गया है। जी मसाला जो शब्द जो कह के इन चीजों को इग्नोर जो किया गया, देखिए मैं बिल्कुल स्पष्टता से कहना चाहता हूँ, मसाला हमारा शब्द है ही नहीं, भारतवर्ष का शब्द नहीं है। हमारा शब्द है आयुर्वेद में। जितने भी आपके किचन के अंदर जो चीजें इस्तेमाल की जाती हैं, वो सारी औषधि में, मेडिसिन, एज ए मेडिसिन काम करती हैं वो। जी तो आपका हल्दी जो है बढ़िया दर्द को निवारण करने वाला है। मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आवाज जो है ना वो मुझे दोबारा से सुन रही है, इको आ रही है, तो एक जी बार उसको थोड़ा सा ठीक कर मैं अपनी कीजिए। पीसीआर टीम से कहूंगी कि इस समस्या को जी दुरुस्त किया जाए। हम वापस आपके पास लौटेंगे, तब तक हम दर्शकों के बाद फिर से याद दिला दें कि वो भी हमारे साथ हमारे इस खास प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं और आयुर्वेदिक तरीके से किस तरीके से वो अपनी पुरानी चली आ रही समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, वो डॉक्टर साहब से जुड़कर जान सकते हैं। फ़ोन नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, मैं चाहूंगी कि आप अपनी बात को बताएं कि जी किस तरीके से होम रेमेडीज एक बेहतर विकल्प हैं लोगों के पास अपनी पुरानी समस्याओं का समाधान करने के लिए। जी जी मैं कंटिन्यू करता हूँ। जी हल्दी जो है वो आपका बेस्ट पेन किलर का इफेक्ट देती है, जी और इसके अलावा बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाती है। तो इतने सारे इसके गुण हैं, अगर हम इसको प्रॉपर तरीके से अगर लेते हैं तो ये फायदा ही फायदा देगी आपको। तो जितने थोड़े बहुत अगर आपको दर्द अगर महसूस हो रहे हैं, चाहे वो घुटने का है, गर्दन का है, कमर का दर्द है, पौनी का दर्द है, तो इनमें आप किस तरह से ले सकते हैं। बहुत ज्यादा मात्रा में हल्दी रिकमेंड नहीं की जाती, जी क्योंकि इससे आयुर्वेद, देखिए मैं अपने दर्शकों के साथ और मैं साझा करता हूँ, आयुर्वेद 3 चीजों के ऊपर चलता है, त्रिदोष, वात, पित्त और कफ। ये हमें समझना पड़ेगा। वात, पित्त, कफ, लगभग 80 तरह के रोग वातज रोग कहलाए गए हैं, बताए गए हैं। उनके फिर अलग अलग पार्ट्स हैं। तो ऐसे में क्या है कि जितने आपका सर्वाइकल है, बैकेक है, डिस्क प्रोलैप्स है, ये भी वातज कैटेगरी में ही आते हैं। फिर पित्तज हैं और कफज हैं। तो हल्दी का आप इस्तेमाल बहुत तय मात्रा में आपको करना है। अगर आप ज्यादा मात्रा में आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी पित्त की वृद्धि होगी और उससे आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ड्यूरिंग कोरोना काल जो है हल्दी का बहुत इस्तेमाल किया गया, जी और कुछ मेरे पास कंप्लेंट्स आई कि जिससे मुझे ना पेट में जलन बढ़ गई,
और उसके पीछे का जो कारण रहा वो ये रहा कि लोगों ने एक एक चम्मच डाल के पीना शुरू कर दिया। ये जी गलत है। 1/4 या 1/3 चम्मच ही सफिशिएंट है एक आदमी के लिए। अगर इससे ज्यादा अगर आप लेंगे तो वो आपके लिए नुकसानदेह रहेगी, तो इस चीज का आप ध्यान रखें। जी और डॉक्टर दूसरी साहब, चीज यहाँ क्या रुकना होती है, चाहूंगी। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हरियाणा से, चेतराम। पहले उनका सवाल ले लेते, फिर हम आगे प्रोग्राम को बढ़ाएंगे। चेतराम जी नमस्कार, स्वागत है आपका। पूछिए अपना सवाल। नमस्कार जी। जी जी मेरे एक हाथ में ना हथेली में और एक उंगली में दर्द है। जी दोबारा बताएं आप कहाँ कहाँ? ये कितली उंगली में और जी, सारी हथेली में दर्द है। हथेली में हथेली दर्द और है। उंगली में दर्द बता रहे हैं, कब से है आपको ये समस्या? ये 2 महीने से है। 2 महीने से है। जी डॉक्टर साहब। जयराम जी, किसी तरह का कोई चोट वगैरह तो नहीं लगी थी आपको? नहीं जी। और किसी तरह से कोई गर्दन में कोई दबाव या कोई दर्द महसूस हुआ हो कभी आपको? नहीं, गर्दन में तो नहीं है जी, एक बार वजन उठाया था उससे हो गया। हाँ, तो कई बार ये ट्रॉमा एक शब्द है जिसमें कि इंजरी, जैसे आपने कोई बहुत ज्यादा वजन की चीज उठाने से भी कई बार क्या है कि उसके चोट लग जाती है, उसकी वजह से आपको दर्द हो सकता है। कोई बॉडी डिफॉर्मिटी तो नजर नहीं आ रही? क्या जी? किसी तरह से कोई हड्डी, कोई टेढ़ी मेढ़ी तो नजर शुरू नहीं हो रही आपकी? नहीं जी। कोई बात नहीं, आप इसमें अपना सिंपल किसी डॉक्टर को दिखाया आपने? हाँ जी, डॉक्टरों को तो बहुत दिखा दिया जी। कोई क्या कह रहे हैं वो? वो तो दबाव मान रहे कि दबा, और कोई दवाई चल तो निकल नहीं रहा। जी जी जी, कोई एक्सरे वगैरह करवाया उसमें? हाँ जी, एक्सरे में कुछ नहीं आ रहा है जी। एक्सरे में भी कुछ नहीं आया? हाँ जी। तो आप एक बार जो है ना, कोई भी आपके नजदीक अगर आयुर्वेदिक अगर डॉक्टर है तो आप उनसे अपना वात पित्त का एनालिसिस जरूर करवाएं। अच्छा। जैसे मैंने अभी, मेरी बात आप शायद अभी जुड़े थे हमारे साथ, तो हाँ मैं जी। भी यही कह रहा था कि हम वातज जो रोग जो होते हैं उसमें इस तरह का दर्द आता है, तो आपका एक बार वो एनालिसिस होना चाहिए वात पित्त कफ का। तो नाड़ी, आजकल तो मॉडर्न युग है, तो हम लोग भी नाड़ी परीक्षा कर रहे हैं, पल्स एग्जामिनेशन कंप्यूटराइज कर रहे हैं, तो जिसमें कि आपका वात पित्त कफ का एनालिसिस होता है। अगर उसमें अगर वात अगर आपकी ज्यादा है तो वात नियामक चिकित्सा इसमें करवाई जाती है। उसमें चाहे योगराज है, महायोगराज, गूगल है, इस तरह से अलग अलग दवाइयां हैं। हाँ जी। तो हम टीवी के माध्यम से तो ज्यादा दवाइयां नहीं बता पाएंगे, वो एक प्रॉपर एक प्रोटोकॉल के तहत ही दवाई देनी चाहिए। लेकिन जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले भी बता रहा था कि हल्दी आप ले सकते हैं, हल्दी का इस्तेमाल है, सौंफ का इस्तेमाल है, दालचीनी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, क्योंकि सर्दी के मौसम में अगर कोई मांसपेशियों में खिंचाव भी है या हड्डी पे हल्की अगर कोई सोजिश है तो उससे आपको मैं समझता हूँ कि लाभ मिलेगा। अब करना सिर्फ ये है कि वो बात भी कंटिन्यू हो जाएगी और आपका हो सकता है समाधान हो जाए इस बात से। 1 गिलास दूध, 1/4 या 1/3 चम्मच आपको हल्दी डाल के उसको उबालना है। अच्छा जी। और 1 चम्मच गाय का देसी घी। ठीक है जी। गाय का कहूंगा मैं, क्योंकि गाय के घी के अंदर वो औषधीय गुण होते हैं, दीपन और पाचन का काम करते हैं वो। माफी चाहूंगा। तो उसमें आपको ये सारा मैश करके उबाल के 4-5 बार अच्छे ढंग से आप उबालें और 1 चम्मच आप घी डाल के उसको अच्छे ढंग से मैश कर लें, मिला लें उसको। और जैसे चाय पीते हैं इस तरह से सुबह और शाम 2 टाइम आप ले सकते हैं। तो अगर हल्का आपका जैसे दर्द जो है, क्योंकि वात का शमन होगा, दीपन और पाचन होगा, ये कुछ टेक्निकल शब्दों का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, हो सकता है कि हमारे दर्शक थोड़ा सा ये ना समझ पाए, लेकिन बार बार जब हम इंटरेक्शन करेंगे तो इन चीजों को भी हम क्लियर करेंगे। तो आप इस चीज का आप इस्तेमाल करें, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी समस्या का समाधान होगा। शुक्रिया चेतराम जी फोन करने के लिए। तो और दर्शक भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। घरेलू नुस्खों की हम बात कर रहे थे, क्योंकि एक आयुर्वेदिक एक ऐसा पद्धति, एक ऐसा इलाज, इससे हम अपने आप घर में भी कर सकते हैं। तो हल्दी का उपाय आप बता रहे थे, हम जानना चाहेंगे और भी ऐसी कौन सी वो होम रेमेडीज हैं जो हम घर में कर सकते हैं। प्रीति जी, मैं एक चीज और बड़ा जिम्मेदारी के साथ कहना चाह रहा हूँ कि आयुर्वेद को अनफॉर्चुनेटली सिर्फ और सिर्फ किचन तक सीमित कर दिया गया जी। ऐसा है नहीं जी। देखिए, ये तो सिर्फ क्या है कि हम लोग, जो हमारे दर्शक हैं, उनको लाभ मिल जाए, बहुत फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें हैं वो हम बता रहे हैं जी। लेकिन इसका जो प्रॉपर जो तरीका जो होता है वो आपको किसी हॉस्पिटल में ही आयुर्वेदिक डॉक्टर से ही मिल पाएगा। ये चीज बिल्कुल क्लियर करनी चाहिए। बिल्कुल। वात के शमन के लिए जो प्रॉपर एक तरीका भी मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा जी। देखिए, वात का अगर शमन करना है तो पंचकर्म का एक अहम किरदार होता है। आपका स्नेहन, स्वेदन, विरेचन, ये 3 शब्दों का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं और एक खासतौर से वसी। ये हो सकता है कि नए शब्दों ना समझ पा रहे हो,
आपका स्नेहन स्वेदन का मतलब ऑलिएशन होता है। कई तरह के मेडिकेटेड ऑयल होते हैं जिससे कि बॉडी का अभ्यंग किया जाता है, जी जिससे कि आपका सारे जो मांसपेशियों का जो खिंचाव है या मांसपेशियों में इन्फ्लेमेशन है उसको राहत देती है, वो वात का शमन करती है। और जैसा मैंने पहले भी कहा है कि वात ही इसमें अहम किरदार निभाती है, जिसमें कि आपके सारे दर्द बढ़ाती है आयुर्वेद के हिसाब से। तो आपका स्नेहन कर्म, स्वेदन कर्म में आपके मेडिकेशन होती हैं जिसमें कि पूरी बॉडी को स्टीम किया जाता है। उसका भी कारण सिर्फ ये होता है कि जितने हमारे टॉक्सिन्स आपकी मांसपेशियों में जो एक्यूमुलेट हुए पड़े हैं उन सबको डीअटैच किया जाए। उसके बाद फिर आपका विरेचन होता है, और विरेचन में क्या होता है, मेडिकेटेड आपका ड्रग इंड्यूस्ड डायरिया। आपके जो शरीर के अंदर टॉक्सिन जो इकट्ठे हैं वो कोष्ठगत लेके आए जाते हैं और उसके बाद फिर उसको बाहर निकाला जाता है। इसको डिटॉक्सिफिकेशन भी कहा जाता है। शरीर के जितने भी टॉक्सिन्स हैं उनको बाहर निकालना। और मैं ये कहता हूं कि पेशेंट का जो फीडबैक और रिव्यू जो आता है वो बेहतरीन आता है। तो कहता है कि पहले जितना शरीर में भारीपन है, दर्द जो महसूस हो रहे हैं वो सारे के सारे डिक्रीजिंग ऑर्डर में चले गए, और उसके बाद शरीर जो है बहुत ही हल्का महसूस हो रहा है। और ऐसा अनुभव, और वो रिव्यूज दे के जाते हैं इस चीज के लिए। और एक शब्द का मैंने इस्तेमाल किया, वक्ती। वक्ती में क्या होता है कि एनिमा दिया जाता है, वो भी मेडिकेटेड होते हैं। तो जितने भी वातज है, खासतौर से आपके कमर के दर्द हैं, डिस्क प्रोलैप्स के पेशेंट्स हैं, सर्वाइकल की जो दिक्कतें हैं, तो उन सब चीजों में इसको तय करना होता है। वो स्पेशलाइज जो आपके जो बिल्कुल, आपने यहाँ पर सर्वाइकल की बात की है। सर्वाइकल आजकल बहुत आम हो गया है, खासतौर पर क्योंकि हम कंटिन्यूस कई घंटों तक बैठ के काम करते रहते हैं, तो इस वजह से सर्वाइकल की बहुत आम दिक्कत हो गई है। इससे किस तरीके से बचा जा सकता है और इसके लिए क्या इलाज है आयुर्वेद में? देखिए, आज के दिन कंप्यूटर का युग है जी, और मैं समझता हूँ कि मैक्सिमम आपके स्मार्टफोन हैं और कंप्यूटर्स हैं। जी, सारा दिन आप टेक्स्ट जो करते हैं उनको ये समस्या और ज्यादा आती है। आप जितना भी टेक्सटिंग और करेंगे या आप इनको इवन आपके जो मोबाइल जो है वो हाथ में प्रॉपर एक पोजीशनिंग होती है जिसमें आप लेट के या बैठ के आप देखे जा रहे हैं, तो नतीजा क्या होता है कि अनइवन प्रेशर आता है आपकी गर्दन की मांसपेशियों के ऊपर, और उसकी वजह से ही आपका रीढ़ की हड्डी अपनी जगह छोड़ती है और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो जाता है। तो और नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जैसे ही फिर नसों के ऊपर दबाव आता है तो हाथ में पेन आना शुरू हो जाता है। जी। तो आपको तय करना पड़ेगा कि आपको अपने जीवन शैली को कैसे बदलना है, और आप स्वस्थ रहना चाहते हैं या इन गैजेट्स का आप अनलिमिटेड इस्तेमाल करके अपने आप को बीमार रखना चाहते हैं, ये तय करना है खुद को। तो इसमें मेरा सुझाव ये है कि आपको अगर काम करना है तो आधा घंटा आप करें और उसके बाद 5 से 10 मिनट का आप ब्रेक दें, थोड़ा सा चहलकदमी करें, पोस्चर अपने चेंज करें, हाथ की अपनी एक्सरसाइजेज हैं। कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी होती हैं जो आप बैठे बैठे भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है। ये भी एक तरह का, कई लोग कहते हैं कि ये तो खाली पेट ही करनी चाहिए जी। तो ऐसा नहीं है। आपकी जो पेरिफेरल एक्सरसाइजेज जो है वो आप कर सकते हैं। उसके पीछे मकसद सिर्फ ये है कि एक मांसपेशियों के ऊपर जो दबाव जो बन रहा है उस दबाव को हम ईज करें। और जो आपके आर्म्स की एक्सरसाइजेज हैं, आपका बार बार उंगलियों का चलाना है, रिस्ट मूवमेंट्स हैं, एल्बो की मूवमेंट्स हैं, आपके शोल्डर मूवमेंट्स हैं, नेक मूवमेंट्स हैं, तो ये आप जैसे ही आपको आपकी बॉडी अलार्म करती है कि नहीं अब हम डिस्कम्फर्ट जोन में जा रहे हैं, बस आपको तुरंत रुकना है। और ये कुछ एक्सरसाइजेज गर्दन की हैं और हाथों की आप एक्सरसाइज करें, उससे आपकी मांसपेशियों के ऊपर जो अनइवन जो दबाव जो बन रहा है वो दबाव हट जाएगा और आप अच्छा महसूस करेंगे। ये भी हम जानना चाहेंगे जो आयुर्वेद है, क्योंकि उसमें क्या सर्वाइकल जो पेन होते हैं हम देखते हैं कि अक्सर हमारे यहाँ शोल्डर्स में होते हैं, तो क्या इसका आयुर्वेद में परमानेंट इलाज है? देखिए, परमानेंट इलाज का जहां तक ताल्लुक है, अगर कोई डिस्क अपनी जगह छोड़ जाती है, मैं क्लियर कर रहा हूँ, वो एक परमानेंट डिफेक्ट होता है, लेकिन रिजल्ट बहुत बढ़िया मिलते हैं इस चीज में। ग्रीवा बस्ती एक शब्द का मैं इस्तेमाल करूंगा जी। उसके काफी अच्छे रिजल्ट्स हैं। और बेसिक जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बता ही दिया, स्नेह स्वेदन विरेचन है, और आपका बस्ती के जो है वो एक प्रॉपर एक तरीका होता है जो पेशेंट हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ सकता है, उसके अंदर कंटिन्यू भी उसका प्रोसेस होता है, वो करना चाहिए। तो ग्रीवा बस्ती का इस्तेमाल किया जाए, उससे काफी अच्छे और बढ़िया रिजल्ट मिलते हैं जी। इस बीच एक दर्शक हमारे साथ यहाँ से रमेश जुड़ गए हैं, बिहार के छपरा से रमेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश जी, पूछिए अपना सवाल।
मुझे ना डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्कार जी। हाँ, मुझे ना गर्दन में एक साइड पे बहुत जबरदस्त पेन रहता है जब मैं सुबह उठता हूँ, और कई बार क्या होता है कि वो कुछ टाइम के लिए तो चला जाता है, लेकिन कई बार वो बहुत ज्यादा मतलब एक्सेस में वो पेन होता है। मैंने सर्वाइकल के लिए, मुझे डॉक्टर ने कहा कि मैंने वो कराया, लेकिन उसमें भी डॉक्टर ने कहा कि सर्वाइकल जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे कोई सिम्टम्स नजर नहीं आ रहे। तो उन्होंने कुछ एक्सरसाइज बताई थी, लेकिन उसके बावजूद भी बड़े लंबे समय से कुछ कुछ टाइम गैप के बाद ये हो जाता है अचानक। तो इसका क्या वजह हो सकती है डॉक्टर साहब, और क्या करना चाहिए? देखिए, आप अपना पोस्चर का जरूर ध्यान रखें, पहली बात। और दूसरी चीज, अगर सर्वाइकल आपके रीढ़ की हड्डी जो C67 में अमूमन होता है, जो देखने में आता है, अगर एमआरआई की रिपोर्ट आपकी नॉर्मल है तो ये मस्कुलर पेन मैं मान के चल सकता हूँ। तो मस्कुलर पेन के लिए आप, अभी मैंने जैसे बताया है, ग्रीवा बस्ती आपके नजदीक अगर कोई भी अच्छा सेंटर अगर है तो आप वहां जाएं, अपना नाड़ी परीक्षा करवाएं, पहली बात। और दूसरी चीज, आप ग्रीवा बस्ती करवाएं लगभग 10 दिन के लिए। तो जितना आपकी जो हड्डी के ऊपर अगर कोई इन्फ्लेमेशन है वो भी कम होगी, और मांसपेशियों में अगर कोई स्पाज्म अगर आ रहा है तो वो भी आपका खत्म होगा। तो मुझे उम्मीद है कि उससे बात बन जाएगी आपकी। और जैसे हल्दी योग है, ये आपकी हल्दी आप, ये तो यूनिवर्सल है, बशर्ते कि आपको पेट में कोई जलन नहीं होनी चाहिए, आपका पित्त ज्यादा नहीं होना चाहिए, उस चीज का ध्यान रखें आप। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रमेश जी फ़ोन करने के लिए। इस बीच सर यहाँ पर एक और चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर हम ये देखते हैं कि जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उनकी स्पाइन जो है वो पीछे जाने लगती है। तो इससे भी किस तरीके से क्या ये इस समस्या से निजात पाई जा सकती है, या ये चीज़ नेचुरल है उस दौरान? जी, देखिए, जैसे जैसे बेबी का साइज बढ़ेगा तो प्रेशर बिल्ड होता है जी और वेट गेन होता है। जितनी भी हमारी बहनें होती हैं तो उनमें अनइवन प्रेशर बिल्ड होता है आपका लंबर रीजन के ऊपर। जी और लंबर रीजन में भी खासतौर से L3, L4, L5 और S1, ये जी नंबर मैं दर्शकों के साथ साझा कर रहा हूँ। जो रीढ़ की हड्डी बेल्ट रीजन की, जो आपकी वर्टिब्रल कॉलम की ये हड्डियों का नंबर मैं आपको बता रहा हूँ। जी तो उसके ऊपर क्योंकि आपका एब्डोमेन साइज आपका बढ़ गया और सारा प्रेशर आपका बन गया बैक बोन के ऊपर, बेल्ट रीजन के ऊपर, तो ऐसे में आप जो लोकल एप्लीकेशन आप कर सकते हैं उनका कोई नुकसान नहीं मिलता आपको। जी और आप लास्ट टाइम तक भी अपनी हल्की फुल्की एक्सरसाइजेज करते रहें, वो आपके लिए बहुत बेहतरीन है। वो ना केवल आपको री एनर्जाइज करती हैं, बल्कि जो आपका बैक के ऊपर जो दबाव जो बनता है उसको भी ईज करती हैं। जी आप लेट के कर सकती हैं। लेटने के बाद कुछ ट्विस्टिंग एक्सरसाइज होती हैं, हल्के फुल्के ढंग से, ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं करनी जिससे कि नुकसान मिले, और हल्के फुल्के आपकी पेरिफेरल एक्सरसाइजेज आप करें। मकसद फिर वही है हमारा, जो आपका जो दबाव जो बन रहा है उसको हमें टाइम टू टाइम आपको रिलीज करना है, उस प्रेशर को रिलीज करना है। लेकिन उसके तो बाद अक्सर हम ये देखते हैं कि महिलाओं में जो है रीढ़ की हड्डी में दर्द की शिकायत काफ़ी रहती है। जो लोग लिथार्जिक हैं, मेहनत नहीं करना चाहते, एक हमारी बहनों में एक ये मिथ होता है कि भाई आफ्टर प्रेगनेंसी किसी भी तरह की कोई एक्सरसाइज नहीं करना, पूरा आराम करना है। ये गलत मिथ है। आप जितना एक्सरसाइजेस करेंगे, जितना आप घूमना फिरना अपने रूटीन वर्क आप करेंगे, उतनी ही नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये जी एविडेंस है। और जितने जो लोग लिथार्जिक रहते हैं, बिल्कुल शरीर को हिलाते ही नहीं, वो वेट गेन करते हैं। आगे उनको कई सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। आपके हाइपरटेंसिव टेंडेंसीज उनकी बढ़ जाती हैं। तो ऐसे में क्या है कि अगर आप करेंगे तो ये बेहतरीन आपके लिए फायदा आपको ही मिलेगा। तो मेरी राय सिर्फ यही है कि आप रेगुलर अपनी एक्सरसाइज करें टिल डिलीवरी, उसमें कोई नुकसान नहीं है आपको, बल्कि फायदा मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज, सिजेरियन सेक्शन से आप बच रहे हैं, तो आपको आप सोचना चाहिए इस चीज के बारे में। जी, जोड़ों की दर्द की बात कर लेते हैं। ये बहुत हम देखते हैं कि उम्र दराज लोगों में इसकी शिकायत बहुत ज़्यादा मिलती है जोड़ों के दर्द में। तो और कई बार ये देखते हैं कि काफ़ी लंबे समय तक इलाज चलाने के बावजूद भी लोगों को इलाज में आराम नहीं मिल पाता है। इलाज की वजह से उनका जो दर्द होता है वो बरकरार रहता है। तो आखिर ये समस्या उत्पन्न क्यों होती है और इससे कैसे बचा जाए, और आयुर्वेद में इसका क्या इलाज है? देखिए प्रीति जी, एज के साथ शरीर के अंदर बदलाव आते हैं। जी ड्यूरेशन शुरू हो जाती है आफ्टर 40-45। जो शरीर की एक अपनी ग्रोथ होती है, बच्चा पैदा होता है, 18 साल का बच्चा सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है। जी 30, उसके बाद कंपैरिजन अगर 30 का करेंगे तो वो नहीं रहेगा, फिर 40, 50, 60। तो शरीर में जो नेचुरल जो आपके बदलाव आते हैं
तो उसी तरह से जोड़ों में भी आपके ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। जी। उसमें हड्डियों में विकृति आनी शुरू हो जाती है, हड्डी बढ़नी शुरू हो जाती है, एक दूसरे के साथ जब टकराती हैं तो फ्रिक्शन पैदा होती है। फ्रिक्शन से एनर्जी पैदा होगी, एनर्जी से इन्फ्लेमेशन होगी, क्योंकि गर्म जब एनर्जी जब क्रिएट होती है तो ऐसे में क्या होगा कि आपका जो कैप्सूल, जॉइंट कैप्सूल जिसको हम कहते हैं, वो इन्फ्लेम्ड होता है। इन्फ्लेमेशन होने के बाद फिर आपके सारे दर्द हो जाते हैं। ये मैंने बेसिक सी चीज आपको बताई है। जी। आयुर्वेद में हमें जो मूलभूत सिद्धांत हैं उनको नहीं भूलना चाहिए। पहला वही मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपकी जैसे रेगुलर एक्सरसाइजेस करेंगे, आपके आहार और विहार का ध्यान रखेंगे। जी। आप ऐसी चीजें ना खाएं जिससे जो रुक्षता बढ़े, जिससे रुक्षता बढ़ेगी तो आपकी वही पेन बढ़ेगा, पेन बढ़ेगा तो आपकी डिफॉर्मिटीज आनी शुरू हो जाएंगी। अगर किसी पेशेंट में डिफॉर्मिटी आ गई, वो भी एक परमानेंट डिफेक्ट होता है, हड्डी जो बढ़ गई, अल्टीमेटली जब आपकी बिल्कुल कोई स्पेस ही नहीं रहा और आपके रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट्स हो गई, तो रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट्स होने के बाद अल्टीमेटली मॉडर्न हम टेक्नोलॉजी का फायदा लेंगे, उसमें नी ट्रांसप्लांटेशन है, वो हम करेंगे, लेकिन वो लास्ट ऑप्शन है आपका। उससे पहले बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। आपके अगर नी जॉइंट की अगर परेशानी है तो इसके लिए मैं एक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ जिसको कहा जाता है जानोबस्ती। तो उसमें भी आयुर्वेदिक मेडिसिन होती है, लोकल एप्लीकेशन के लिए होती है, 50 मिनट का सेशन होता है जी। वो आप कर सकते हैं, उसका कोई नुकसान भी नहीं है। बिल्कुल, यहाँ पर डॉक्टर साहब समय की कमी है, माफ़ी चाहूँगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस विस्तार से जानकारी के लिए। तो यहाँ पर हम आयुर्वेदिक तरीके से किस तरीके से इलाज इन दर्दों का संभव है इसके बारे में जानकारी हासिल कर रहे थे, और साथ ही साथ यहाँ पर लगातार आपका डॉक्टर के जरिए आपकी समस्याओं का हल करने की कोशिश हम करते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय और नए डॉक्टर के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।